प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र में लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रहेगा शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज देश भर में विशेष कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, देश की एकता और के लिए जरूरी है मजबूत लोकतंत्र। और प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार थे सरदार पटेल। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ कल रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन जनता, गृह और समृद्धि के विषय पर केंद्रित है। सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास पर जोर दिया जा रहा है। सत्र के पहले दिन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। सोलहवें G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर भारत ने वैश्विक स्तर पर कई जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होगा। यह वैश्विक नेताओं के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 में इकट्ठा होने से एक दिन पहले हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर भारत ने जोरदार तरीके से वैश्विक जलवायु कार्रवाइयों को प्रेरित करने के लिए कई बार बात कही है। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और फोकस इस बात पर रहेगा और चर्चा के केंद्र में रहेगा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का मुद्दा। भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर कई सारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। रोम में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। सदस्य देशों के फायदे के लिए जवाबदेही और वित्त पोषण बढ़ाने पर भी जोर होगा। विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत ने स्पष्ट किया है कि नीतियों को अनिवार्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और स्थानीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण सत्रों के इतर एक कार्यक्रम में महामारी के कारण प्रभावित हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्निर्माण पर विचार किया जाएगा। Prime Minister will also attend a side event hosted by President of the United States, His Excellency Mr. Joe Biden, on supply chain resilience. He will also hold other bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit. भारत 1 दिसंबर 2022-23 के दौरान G20 की अध्यक्षता करेगा और इस वर्ष दिसंबर में ट्रोइका में प्रवेश करेगा। इस दौरान भारत विकासशील देशों और G20 फोरम में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों और चिंताओं पर नेतृत्व करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राजधानी दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में देश की एकता के लिए मजबूत लोकतंत्र को अहम बताया। उन्होंने कहा कि देश की जनता को ही ये सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को
तभी प्राप्त कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन कोरोना काल के दौरान दिखाया, जब ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक सब जनता के लिए सुलभ किया गया। जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं, ये हमने कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी देखा है। नए कोविड अस्पतालों से लेकर वेंटिलेटर तक, जरूरी दवाइयों के निर्माण से लेकर 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पड़ाव को पार करने तक, ये हर भारतीय, हर सरकार, हर इंडस्ट्री, यानी हर एक नागरिक, यानी सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगों और किसानों से आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी का आह्वान किया और छोटे किसानों पर ध्यान देने की बात कही। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार पटेल विख्यात हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। देश भर के पुलिस जवान परेड में हिस्सा ले रहे हैं। परेड के जरिए देश के पुलिस जवान राष्ट्र भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ने एकता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर केवड़िया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 5 कैलाश मार्ग से 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अखंड भारत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 पुलिस के जवान यहां से काकोरी के लिए रवाना होंगे। यहां पहुंचकर शहीद स्मारकों पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर वाराणसी में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय एकता दौड़ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू होकर विभिन्न जगहों से होती हुई वापस काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर आकर समाप्त हुई। इस दौड़ में विभिन्न कॉलेजों के आए बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय एकता व जल संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है कि आज हमारा समूचा राष्ट्र एक है। वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी सिंह ने इस आयोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। देश में अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय एकता पर्व भी है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो सदैव से अपने बनने के अपने निर्माण के समय से ही राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता रहा, सांस्कृतिक एकता के लिए काम करता रहा, राष्ट्रवाद के लिए काम करता रहा। पंडित मदन मोहन मालवीय का ये सपना था। तो अच्छी बात है कि राष्ट्रीय एकता के इस पर्व पर और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर हमारे फैकल्टी के, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक दौड़ का आयोजन किया। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यह उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित रहें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर आज अमेठी में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का जिला क्रीड़ा अधिकारी और पुलिस विभाग के आरआई ने शुभारंभ किया। मैराथन दौड़ में विजयी प्रतिभागी खिलाड़ियों को क्रीड़ा अधिकारी बिमला सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी बिमला सिंह ने बताया कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि राष्ट्र को अखंड और मजबूत बनाने के लिए लोग स्वस्थ रहें। वहीं प्रतिभागी खिलाड़ी मोहम्मद जुनैद ने बताया कि दौड़ने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों से हम दूर रहते हैं। राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए इसकी हमारी एकता हमेशा बरकरार रहे, इसलिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म शताब्दी अवसर। बच्चे स्वस्थ रहे, आपस में मेल जोल रहे, ईमानदारी रहे, भविष्य का निर्माण हो और अपने स्वास्थ्य का वर्धन करते हुए अपने समाज की सेवा करें। जनपद भदोही के डीग ब्लॉक बिशिया के प्राथमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई और एक रैली का आयोजन भी किया गया। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। जनपद फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत जनपद फतेहपुर के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव व उनसे बचने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशा हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए घातक है, जिसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम युवाओं में नशे के प्रति होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमने जनपद फतेहपुर में हजारों बच्चों को नशा न करने का संकल्प दिलाया है। हमारे साथ नशा मुक्त आंदोलन में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठन जुड़कर भारत व भारत के युवाओं को नशे से निजात दिलाने का कार्य कर रहे हैं। कई हजार बच्चों ने यहाँ पर संकल्प लिया है और अभी जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को, तब तक हिंदुस्तान में हम 75 लाख लोगों को नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत नशा न करने का संकल्प करा देंगे और फिर वो हर महीने दोगुनी ताकत उनकी बढ़ती जाएगी। हर महीने वो एक व्यक्ति को जोड़ेंगे
इस तरह नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए नशा मुक्त आंदोलन अभियान कौशल का के तहत ये आंदोलन जारी है और सब लोग इसमें बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। जाएगा जब पूरा देश नशा मुक्त भारत देश बन जाएगा। इस अभियान में हम आपको भी जोड़ना चाहते हैं, मीडिया को भी जोड़ रहे हैं, सभी लोगों को इस आंदोलन में शामिल करने का काम कर रहे हैं। जो तमाम मुल्क है, खास तौर से जो विकसित राष्ट्र हैं, वो घबरा रहे हैं। इसीलिए वो हर तरफ से भारत के नौजवानों को, भारत के युवाओं को ड्रग्स के माध्यम से, नशे के माध्यम से तबाही के दौर में लाने का काम कर रहे हैं। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जिस देश का नौजवान नशे में होगा वो देश को किसी दूसरे देश के आक्रमण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वतः खत्म हो जाएगा। इसीलिए नशा मुक्त समाज आंदोलन कौशल का जो एक मंत्री होते हुए, जबकि आज कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद हो, वो नशे के ऊपर नहीं बोलना चाहता। मुझे गर्व है कि कम से कम एक ऐसा मंत्री रूलिंग पार्टी में हो करके भी और नशा मुक्त की बात करे, नशा मुक्त भारत की बात करे, ये गर्व का विषय है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आज बदायूं जनपद में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर हालचाल जाना और शासन से मिलने वाली राहत सामग्रियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने के कारण और इस बार सामान्य से ज्यादा वर्षा होने के कारण रामगंगा और गंगा अन्य नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। जनपद के दातागंज और सहसवान में कई गांव प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है और नुकसान के लिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको और हमारे राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी को बाढ़ प्रभावित एरिया के सर्वेक्षण के लिए भेजा है। मैंने एरियल सर्वे किया है बदायूं का। बदायूं हमारा बाढ़ से जो प्रभावित हुआ है उसका हम लोगों ने एरियल सर्वे करके देखा है और यहाँ पर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की है, समीक्षा किया है। 2 तहसीलें विशेष रूप से बदायूं जिले के उसमें प्रभावित हुई हैं, दातागंज और सहसवान, और इन दोनों तहसीलों के 143 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल 26,440 किसान प्रभावित हुए हैं। उन प्रभावित एरिया का सर्वे करके जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको तत्काल मुआवजा देना, जिनके घर गिरे हैं उनको तत्काल घर आवास उपलब्ध कराना और जिन क्षेत्र में पानी चला गया है उसके जल की निकासी करा करके वहां छिड़काव की व्यवस्था करना, फॉगिंग की व्यवस्था करना, ब्लीचिंग की व्यवस्था करना, दवाइयों का वितरण करना, पशुओं के चारों की व्यवस्था करना। हर दृष्टि से जनता जनार्दन को पूरा मदद देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बदायूं की जनता, किसान जो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, उनको हर तरीके की सुविधा सरकार देने के लिए तैयार और तत्पर है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे वैभव के साथ दीपोत्सव के लिए तैयार है। राम की पड़ी पर होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी पर खुशी को प्रदर्शित करता है, वहीं पूरी दुनिया को शांति का संदेश भी देता है। यहां साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राम दरबार की मूर्तियों का रंग रोगन किया जा रहा है। यहाँ दीपोत्सव के लिए तैयारी चल रही है हम लोग की और 3 तारीख का कार्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का तैयारी पूरी है लगभग और उसी टाइमलाइन के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसमें लेजर शो भी होंगे हमारे यहाँ। दीपोत्सव का जो पूरा दीपक जलाए जाएंगे, मिट्टी के दीपक और तेल जो हम लोग करते हैं, जो ट्रेडिशन रहा है यहाँ का बहुत बेहतर तरीके से। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा हमारा। हम लोग देखते हैं कितना बना पाते हैं हम लोग बेहतर तरीके से करके, और यही तैयारी हमारी, बहुत बेहतर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत भव्य दिव्य तैयारी चल रही है और लगातार 5वां सत्र है ये दीपोत्सव का, तो बहुत भव्य और सुंदर ढंग से व्यवस्थित, बढ़िया, सुंदर, दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा इस वर्ष। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हम ज़्यादा अच्छे ढंग से दीपोत्सव मनाने हम लोग जा रहे हैं। अयोध्या के समस्त साधु संत महात्मा, सारे लोग, अयोध्यावासी, नगर निगम,
माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ये भगवान के प्रति दीपोत्सव का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से बहुत दिव्य और भव्य होगा ये कार्यक्रम। जो बच्चे थे हमारे यहाँ, करीब काफ़ी सारे युवा साथी जो अयोध्या जिले के थे वो आए थे, एकत्रित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे जितना प्लास्टिक था या जैसे लोगों ने फूल माला या जितना भी कचरा आसपास फैलाया था उसको हम लोग ने एकत्र किया और फिर हमने नगर पालिका की गाड़ियों में उसको रख के उसका डिस्पोजल करा दिया। दीपोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में राम दरबार का निर्माण हो रहा है, राम दरबार बन रहा है। सारी मूर्तियां राम दरबार की हैं और जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या आए थे तब राम दरबार अपने फिर बैठे थे, उसके बाद का दर्शन किया गया है। अयोध्या की भूमि तपोस्थली है, यहाँ आने के लिए ऋषि मुनि और देवता भी तरसते रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान राम जी के चारों भाई हैं, माँ सीता हैं, हनुमान जी हैं, यानी पूरा राम दरबार है। पूरा वो दरबार सजेगा 3 तारीख को, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे लंका विजय के बाद। पूरा रंग रोगन किया गया है, अयोध्या की जितनी बिल्डिंगें हैं उनको सजाया गया है। लगता है कि ये वही वैभवशाली अयोध्या है जहाँ कभी भगवान श्री राम का राज्य हुआ करता था। जाहिर है कि दुनिया से तमाम लोग यहाँ आएंगे, देश के तमाम लोग यहाँ आएंगे, प्रदेश के तमाम लोग यहाँ आएंगे उस दीपोत्सव को देखने के लिए, उस भव्यता को देखने के लिए। जाहिर है कि सरयू का ये पावन तट उस दिन कई लाख दियों से सजेगा, भव्य पंडाल दिखेगा, लाइटिंग की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। आपको लगेगा कि हम उस अयोध्या में लौट गए हैं जब श्री राम के समय की अयोध्या थी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ की अपील का असर दिख रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ी है। जिले में कुम्हारों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। उनके द्वारा नगर में जगह जगह मिट्टी के दिए और बर्तनों की दुकान सजा दी गई हैं। कुम्हार श्याम बाबू प्रजापति और अमीर चंद प्रजापति ने कहा कि मिट्टी के व्यवसाय से हमारा पूरा परिवार चलता है और सरकार मिट्टी कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है और विदेशी सामानों को देश में कम करके स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की है, तब से हमारे दीप और मिट्टी के बने बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को लोग खरीदने लगे हैं, जिससे हमारी आय भी बढ़ी है। रुपया का फर्क हुआ है दिवाली का। उसके साथ साथ में जो हैगा चाय वाली कढ़ाई भी जो बिक रही है, क्योंकि गांव के लोगों ने, जो हमारे बिरादरी सभा के लोगों थे जो भुखमरी के कगार पर थे, इस समय चाय वाली कढ़ाई और जो होगा दिवाली प्याला दिया ये सब जो होगा बिकने लगा है। ये बहुत फायदा देखने को मिलता है। बाहरी को चीज़ जो बंद हो गई है, चाइना का सामान जितना चलता था उनके अगर वो नहीं आ रहे तो उनके जरिए से मिट्टी का मतलब के सामान बहुत ज़्यादा ही बिकने लगता है, लोग पसंद करने लगे हैं। चाइनीज़ लाइट जो है वो ना बिके और इनके मिट्टी के दिए बिके, कम से कम उनको अपनी खुद का आय रोजगार उनका बढ़ता रहे। हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी मतलब दिए लिए हैं और अधिकतर तो हम लोग ने मिट्टी का ही लिया है। यहाँ कितना बढ़िया हुनर वाले लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर दिए बनाते हैं और ऐसे लोगों को भी हाथ को मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत करना, और जब हमारा देश मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे, तभी भारत राष्ट्र मजबूत होगा। मथुरा में उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के सदस्य आचार्य महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार चाइना के सामान का बहिष्कार कर लोकल सामान को अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की डाइयां वितरित की गई, जिसमें बोर्ड की प्रेरणा से युवा और बुजुर्ग को घर से बुलाकर वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी दिवाली के अवसर पर मिट्टी से बने बर्तन जैसे दीपक, दियाली, मूर्ति आदि के काम में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खादी तथा ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड की ओर से प्रजापति समाज के लोगों के लिए डाइयों का वितरण किया गया है और ये डाई जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी से संबंधित है और सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रजापति समाज का आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से उनका स्तर ऊंचा उठे।
इसमें जो है हम लोग कुम्हार लोगों को, प्रजापति समाज के लोग हैं जो कुम्हारी का कार्य करते हैं, इनको निःशुल्क चाक वितरण, इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण का कार्य दिए जाते हैं। एवं जो लोग मूर्ति कला का कार्य करते हैं उसमें गणेश लक्ष्मी के सांचे जो है वितरित किए जाते हैं। निःशुल्क वितरण है इसका। फिरोजाबाद में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 70 पटरी दुकानदारों के निःशुल्क स्टॉल लगाए गए। 6 ओडीओपी योजना के स्टॉल लगाए गए, जिसमें कांच की चूड़ियां, कांच के आकर्षक खिलौने प्रमुख रहे। मेले में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जादू एवं नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। मेले में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार, फूड विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल लगाए गए, जिससे लोगों ने खूब फायदा उठाया। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि भी लगाए गए। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जादूगर देव द्वारा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण पर नाटक प्रस्तुत किए गए। सरकार के आदेश पर सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर निगमों में विकास उत्सव, जिसको दिवाली उत्सव के रूप में भी इस चीज़ को मनाया जा रहा है, और उसी के क्रम में यहाँ पर नगर निगम तिलक इंटर कॉलेज में आज ये बड़ा सजावट के साथ सारे स्टॉल के साथ ये कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसकी शाम को 4 बजे इसका एक वृहद उद्घाटन समारोह भी है। और इसी के साथ साथ अन्य नगर पंचायतों में भी सब अलग अलग समय पर इस तरह का जो आयोजन है उसका शुभारंभ मान्यगणों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जनपद के सभी वासी इस मेले को आके जरूर देखें, और साथ साथ वैक्सीन के जो कैंप लग रहे हैं, अपना कोविड का वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। और अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD-News-UP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD-News-UP। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र में लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रहेगा शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज देश भर में विशेष कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, देश की एकता के लिए जरूरी है मजबूत लोकतंत्र। और प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार थे सरदार पटेल। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।